को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो भी टीजीटी पीजीटी का जो वैकेंसी आई है, आपको जानते हैं टीजीटी पीजीटी का जो भी समस्याएं बच्चों फेस कर रहे हैं, उन सभी समस्याओं पे एक एक पॉइंट करके मैं जिक्र करूंगा। आई होप आपके लिए बेनिफिट होगा। जो समस्याएं हैं वो शायद उसका निवारण मैं आपको दे सकूँ, कोशिश करूंगा बेस्ट। इसीलिए पूरा नोटिफिकेशन इसका पढ़े हैं प्रॉपर, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको शायद मिल जाएगा। जो 2021 के वेटिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अभी बताऊंगा, उनका आंसर शायद यहाँ मिल जाएगा। जैसा कि पहले आंसर मुझे नोटिफिकेशन में प्रॉपर नहीं पढ़ पाया था, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ आप लोग से। तो उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। एक एक पॉइंट ऑफ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर EWS का वैकेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है, ये आप क्लियर कट समझ लीजिए। EWS का वैकेंसी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जितने भी सीटें हैं जनरल की, उसका 10% EWS का होगा। अब उसका कैसे पता है कि सर होगा? अब उसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ और एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण के लिए अधिनियम 2020 1/2/2019 को ये प्रस्तुत हुआ था। अब देखिए, एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अधिनियम धारा 3(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों की सीधी भर्ती में प्रक्रम में सीधी भर्ती की 10% रिक्ति नागरिक के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए 250 अगर सीट है, सपोज करिए, सीट आपको पता होगा, तो इसका 10% 25 सीटें आपको EWS का होगा। जैसा कि 290 है तो 29 सीटें EWS का होगा, उसका अलग से मेरिट होगा। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अभ्यर्थी आरक्षण नहीं पा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के ये एक और आरक्षण का आप देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 के अधीन आरक्षण के अतिरिक्त होगा। अब इसमें क्या है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट मेरा पुराना है, बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा है। अगर आपका ऑनलाइन शो कर रहा है अभी भी और इस अधिनियम के तहत है तो आपका वैलिड है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि सर मेरा कॉस्ट वाला इतने दिन है, मतलब जाति प्रमाण पत्र पुराना है EWS, तो उस चीज़ के और EWS का इस अधिनियम के तहत आपका अगर होना है तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इसी में लिखा है कि इस अधिनियम धारा 3(5) के अनुसार यदि नागरिकों का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता आरक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयन किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो उसके बाद अगर ये रिक्त पद होता है तो उसको समायोजित नहीं किया जाता है। ये चीज़ें किया है। अब मैं आपको यहाँ पूरी इसकी डिटेल किया, मतलब EWS का अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया जाता है तो वो आगे की वैकेंसी में नहीं आएगा ऐड। आपको रिक्त पदों की सूचना में जनरल कैंडिडेट को दिया जा सकता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया 85E में। ये आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये मेंशन किया है कि सपोज करिए कोई आर्थिक आरक्षण वाला कैंडिडेट आपको 2021 में किसी स्कूल में ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ न ज्वाइन करने पे उस साल के जो भी रिक्त पदों की सूचना दी गई है उस कैंडिडेट को स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट का सीरियल वाइज नंबर जिस पे भी आता है ये मेंशन है, आप पूरे प्रॉपर ऑर्डर पढ़ सकते हैं 85E में, ठीक है। ये पहला आंसर है कि आर्थिक आरक्षण के लिए सर वैकेंसी नहीं है, तो ये है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरी समस्या की तरफ। दूसरी समस्या ये है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की पद संख्या विद्यालय प्रबंधन तो द्वारा अवधारित तथा जिला निरीक्षण द्वारा ऑनलाइन अग्रेसित अध्याचन के अनुसार है, जो अभी मिला है। पहली चीज़, ये
पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, नॉर्मली ये लोग कोई भी बताते नहीं है। जैसे भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है, दिव्यांगजन के लिए 4% है, और इसी में दिव्यांगजन में पहला दे रहा है कि दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, और पहला है क, और ख में है बधिर और श्रवण शक्ति का ह्रास। ठीक है, तीसरा भी पॉइंट है बौनापन, हर तरह से मतलब कई चीज़ें, 5, तीसरा ये है, चौथा पॉइंट भी है और 5वां पॉइंट भी है। तो सबको 1-1% की आरक्षण 4 है, सॉरी 1-1%, जो यहाँ 4% दिव्यांगजनों में हुआ है, सबको 1-1% की बात हुई है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। नॉर्मली जैसे कोई सुनता नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, तो अगर मान लीजिए किसी में 200 सीट हैं, तो अगर 1% लिखेंगे तो 2 हुआ, तो 2 सीटें वहाँ पे दृष्टिहीनता और कम दृष्टि वाले कैंडिडेट के लिए। ऐसी बधिर और श्रवण शक्ति का ह्रास के लिए 1% है। यहाँ सबका 1-1% है। वैकेंसी के अनुसार आप देख सकते हैं, जो भी वैकेंसी हर सब्जेक्ट में दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे परेशान होने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। और 2% मैंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणियों के लिए और हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आयोग ने किया है कि अगर आपको ऑनलाइन भरने में फॉर्म में कोई समस्या आ रहा है, तो 10 से 5 बजे के बीच में इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर फिर से लिख देता हूँ, 0532 फिर है 2466851, और दूसरा नंबर है 8468007598। ये मोबाइल नंबर है, ये लैंडलाइन नंबर है। 10 से 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। तो ये अगर आपको कोई किसी तरह की समस्याएं आते हैं तो। अब बढ़ते हैं तीसरे समस्या की तरफ। एक चीज़ और आप देख सकते हैं एज के लिए, बहुत लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ें एज यहाँ पे मेंशन किया गया है। 1 जुलाई 2022 तक 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई ये ध्यान रखिएगा, और 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो है सबसे पहले मेंशन किया गया है कि 1 जुलाई, आप देखेंगे 1 जुलाई तक 21 ईयर का आपको हो जाना चाहिए, और 60 साल आप उससे ज़्यादा अधिक हो नहीं सकते। और जो जन्म तिथि वो काउंट कर रहा है, वो आपको जो उत्तीर्ण होने का हाई स्कूल या उसके समक्ष जो भी प्रमाण पत्र पे अंकित तिथि वही मान्य होगा। इसके अलावा और कोई अतिरिक्त लेख मान्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट समस्या के पास। अब देखिए, एक समस्या हिंदी वाले बच्चों लोग बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। ऐसा मैं आपको फिर से जहाँ तक मैं समझाऊँ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी के लिए जो टीजीटी के है, वो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, पहले पढ़िए। बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा वर्ड किया है समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट में संस्कृत है तो बेहतर है, और बीए हिंदी है तो आप भर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर कट लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अथवा समकक्ष परीक्षा और बीएड और अन्य समकक्ष डिग्री है, पहले पॉइंट में ये लिखा है। सबको क्लियर हो गया। बीए अगर हिंदी है, इंटरमीडिएट में अगर आपका संस्कृत रहा होगा तो आप भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर लिखा है, अगर ये नहीं है, हिंदी के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ है, बीए हिंदी, फिर से देखिएगा, बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा और डिग्री और अन्य समकक्ष डिग्री, जैसे बीए में हिंदी और संस्कृत अगर है आपके पास, और तब भी आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर इंटरमीडिएट में नहीं है तो। ठीक है, बीएड होना कंपलसरी है, आप जानते हैं, अनिवार्य है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इसका वेटेज है। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बीएड और एमएड, पीएचडी और एमएड का इसका क्या मतलब है। देखिए, जैसा कि पेपर होता है तो आप जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होता है उसको रैंक वाइज आप
प्रीवियस रिजल्ट में देखे होंगे, आगे दे दिया जाता है। बट अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी किसी का मैच कर गया तो ये एक्स्ट्रा डिग्री जो भी है उनको फिर उनको प्रियॉरिटी देके अब आगे कर दिया जाता है। फिर से समझा देता हूँ, आपको शायद समझ में नहीं आया हो तो। सपोज करिए 1 मार्च 1 मार्च को सब डेट ऑफ बर्थ है किसी का, मान लीजिए 90 का है, कोई नेक्स्ट 1 मार्च का वो भी 90 का है, और उन्होंने पीएचडी एमएड किया होगा तो वो आपसे ऊपर रैंक के आ जाएंगे, आप बाद में आ जाएंगे। तो इसलिए ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो कन्फ्यूज़न जो लेके बच्चों का था वो मैथ्स के लिए था। मैथ्स में बीए और बीएससी दोनों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसा कि मांग होता था, अभी भी उन्होंने नहीं लिया गया है, ठीक है। बीएड और सेम चीज़ें प्रोसेस यहाँ पे भी है। और तीसरा आप देखेंगे इसमें जो कन्फ्यूज़न है, पहले वो साइंस की मैं क्लियर कर दूं। भौतिक विज्ञान तथा रसायन के साथ बीएससी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। बहुत लोग कहते हैं भौतिक के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भर सकते हैं। नहीं, यहाँ और करके यूज़ नहीं लिखा है, यहाँ तथा वर्ड लिखा है, और बीएड होना चाहिए। ये अगर है तो आपको बहुत है। जीव विज्ञान के लिए आप जानते हैं जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। साथ बीएससी प्रशिक्षण होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, मतलब जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों होना चाहिए। कोई एक होता है तो आपके लिए वैलिड नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप सामाजिक विज्ञान का आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक में अगर करना है तो इतिहास है, भूगोल है, और शास्त्र है, और राजनीतिक शास्त्र है। इनमें से कोई भी 2 विषय में आपको क्या करना है, डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या? उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी का आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको। हालांकि नोटिफिकेशन में तो इसी फॉर्मेट में वैलिड होगा, जब आपसे चयनित होने के बाद आपसे मांगा जाएगा। तो अगर किसी राष्ट्रीय स्तर का आपने खेल भाग लिया हो तो इस फॉर्मेट में ही आपको चाहिए वहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्रमाण पत्र का ये लिखा है कि संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पे ही मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा नहीं होगा। तीसरा देखेंगे अनुसूचित जात जनजाति के योग के लिए, ये जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है और ये चीज़ें देखेंगे यहाँ पे जो है अनुसूचित जात 1950 जैसे समय पर संशोधित हुआ है, वो अनुसूचित जात ये देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे होना चाहिए। जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो तो जिला कल्याण। और देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश पिछड़े जात के लिए अगर है तो ओबीसी के लिए ये भी जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार से ही मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, नॉर्मली महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं। यहाँ देखिए कि जो महिलाओं अभ्यर्थी के पिता के पक्ष की ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, हस्बैंड का नहीं मान्य होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो भी महिलाएं हैं, शादी अगर हो गई है तो नॉर्मली सोचती हैं हस्बैंड का, तो हस्बैंड का नहीं है, यहाँ पे लिखा है, क्लियर कट मेंशन है 13(3) में, आपके पिता के पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, किसी और का मान्य नहीं होगा, आपके हस्बैंड का अगर है तो। ये पूरी समस्याओं पे डिस्कशन था। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।